हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है shear modulus of elasticity एंड जिसका हम दूसरा नाम जो है वो कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हम लोगों ने शीयरिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। शीयरिंग स्ट्रेस कब अप्लाई होती है? जब हमने ये जो अपनी फोर्स है, इस फोर्स को हमने अप्लाई किया टेंजेंशियली, यानी हमारा जो ब्लॉक है उसकी जो ऊपर का फेस है इसके टेंजेंशियल हमने जब फोर्स को अप्लाई किया तो उस समय फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेस। यानी जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में रिजिड कोई अपने पास ब्लॉक है, कोई भी सॉलिड ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हमने उसका जो अपर फेस है, नीचे वाला फेस फिक्स रखा और अपर फेस के ऊपर हमने इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगाई तो उसको बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। और शीयरिंग स्ट्रेन हमने पढ़ा था, शीयरिंग स्ट्रेन हमने पढ़ा था जिसकी वैल्यू थी tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। ये x डिस्टेंस इधर मूव कर गई थी, साइड हमने पढ़ा इधर x डिस्टेंस मूव करेगी और ये जो अपनी लेंथ थी ये थी l। तो tan थीटा वाज इक्वल टू x बाई l। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन के अंदर। शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन के अंदर इसको हमने स्टडी किया था। तो जब शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन होगी तो हमारा हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग शीयरिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शीयरिंग स्ट्रेन की। दैट मीन्स जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपने हटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी शीयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी मल्टीप्लाइड बाई शीयरिंग स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी मल्टीप्लाइड बाई शीयरिंग स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को g से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? g विल बी इक्वल टू शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली टिल्ट हो जाएंगे इस तरह से, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली टिल्ट नहीं होते, यानी जिनमें शीयरिंग स्ट्रेन इजीली प्रोड्यूस हमारी नहीं होती है। ठीक है, तो जिन मटेरियल में शीयरिंग स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगी उनके लिए जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जिनमें शीयरिंग स्ट्रेन ज्यादा होगी उनमें जी की वैल्यू कम होगी। दैट मीन्स जी हमको ये बताता है कि किसी भी मटेरियल का ब्लॉक है उसकी शेप को बिगाड़ने के लिए हमें कितना एफर्ट करना पड़ेगा। अगर जी की वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स हमें एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा उसकी शेप को बिगाड़ने के लिए, यानी उसको टिल्ट करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए, उसको एक तरफ से टिल्टेड दिखाने के लिए, करने के लिए। लेकिन अगर जी की वैल्यू कम है तो वो उसको जब अपने इस तरह से एक साइड से टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो वो इजीली उसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो शीयरिंग जो अपना मॉडुलस है जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू जो है वो शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन के इक्वल होती है। और इसकी यूनिट भी क्या आएगी? स्ट्रेन की यूनिट होती नहीं कुछ भी, तो शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी।
तो यहाँ से हम जो है कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसको कि कुछ इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है x अपॉन l। ठीक है, तो स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा विल बी इक्वल नियरली इक्वल टू x अपॉन l भी लिखा जा सकता है। थीटा यानी tan थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो शीयरिंग स्ट्रेन होती है वो ये थीटा एंगल होता है। ये थीटा एंगल क्या होता है? शीयरिंग स्ट्रेन होती है कि कितना एंगल ये चेंज हुआ, इसको क्या बोलते हैं? शीयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। इसके आगे फिर अपने tan थीटा से इसको चेंज करके लिख लेते हैं x अपॉन l। शीयरिंग स्ट्रेन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया। तो यहां से हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन थीटा। सो G इज इक्वल टू फोर्स अपॉन A थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर G। दिस इज द फॉर्मूला फॉर G। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पे, और वो फैक्ट क्या है कि फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, ज्यादातर मटेरियल्स के लिए G इज इक्वल टू y बाई 3 कि जो G होता है वो यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाई 3 होता है। G की जो वैल्यू होती है वो यंग मॉडुलस की वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 होती है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए। ठीक है, यंग मॉडुलस में क्या होगा? किसके लिए होता है यंग मॉडुलस? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए होता है यंग मॉडुलस। और ये किसके लिए होता है? G शीयरिंग स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन के केस में होता है। तो G और Y के बीच में रिलेशन जो है वो क्या है? G इज इक्वल टू Y बाई 3। ठीक है, तो इसी के साथ ये अपना टॉपिक क्या हुआ? एंड हुआ। अब अपने जो ये चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला, इसमें केवल एक दो चीजें और अपनी रही हैं, और उनमें से जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है, दो चीजें अपनी बची हैं, पॉइजन्स रेशियो और एक है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में कुछ चीजें ड्यूरिंग लेसन्स आपको बताई थी, लेक्चर्स के दौरान आपको बताई थी। सो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। कॉमन लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस है इलास्टिक बिहेवियर की, वो है। तो सबसे पहले जो अपनी मेन जो एप्लीकेशन है वो नंबर 1 अपने पास में है कि जैसे कोई भी रोप या वायर यूज करनी है टू हैंग ए मास, तो उसमें इसका जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि लिफ्ट के अंदर जो कोई लिफ्ट है, उस लिफ्ट में जो उसको ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो एक वायर की मदद से एक मोटर होती है जो वायर की मदद से जो है उस जो अपनी लिफ्ट है उसको ऊपर की ओर जो है खींचती है, जिसमें अपने लिफ्ट के अंदर होते हैं एलिवेटर में, तो अपने को वो ऊपर की ओर खींचती है। वो एक वायर की मदद से मोटर के साथ में बंधी
वायर की थिकनेस अपने यूं तो है नहीं भी किसी भी तरह की थिकनेस पतली सी वायर ले लेंगे, वो वायर अच्छे मटेरियल की होनी चाहिए जिसकी इलास्टिक लिमिट अच्छी हो। इलास्टिक लिमिट अच्छी हो मतलब वो इजीली ब्रेक ना हो, यानी उसका यंग मॉडुलस की वैल्यू हाई होनी चाहिए। यंग मॉडुलस की वैल्यू हाई होने का क्या मीनिंग है कि उसके अंदर स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। यंग मॉडुलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही आएगा, तो मैंने इसको शॉर्ट पे लिख दिया। तो इस वायर में क्या होना चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि इसका यंग मॉडुलस थोड़ा ज़्यादा हो ताकि इजीली ये ब्रेक ना हो, इसके अंदर स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, रिजिड हो यानी ये एक तरह से, ठीक है। थिकनेस भी इसकी डिसाइड होती है इसी तरीके से इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग। थिकनेस भी इसकी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि वो वेट को सहन कर सके, ब्रेक ना हो। इसी तरह से जब अपने कोई ब्रिज वगैरह बनते हैं तो उन ब्रिज वगैरह में भी कुछ इस तरह से अपने देखा है कि पिलर्स वगैरह यूज होते हैं ब्रिज में भी, और अपने घरों में भी जो पिलर्स वगैरह होते हैं उनका जो सपोर्ट जो दी जाती है छत को, वो थोड़े इस तरह की होती है शेप में। कोई भी ब्रिज है या कोई भी अपना पिलर जो अपने जहाँ पे बनाते हैं कुछ इस शेप के वो इस शेप के इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लो इसके ऊपर कोई मास रखना है अपने को, तो उस मास की फोर्स जो है नीचे की ओर लगेगी mg, तो वो फोर्स ज्यादा एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो फोर्स ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी जिससे स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। स्ट्रेस क्या होता है आप लोग जानते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जब एरिया उसका ज्यादा होगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेस कम होगी तो स्ट्रेन भी कम आएगी उसके अंदर। तो इस तरह की शेप का यूज करके कोई भी जो पुल है अपने ब्रिज हैं उनको बनाते समय, या घर पे भी कोई छत है उसको सपोर्ट देनी है पिलर की मदद से, तो वो कुछ इस शेप के बीच में से पतला होता है, नीचे से उसकी एरिया ज्यादा होता है, ऊपर भी उसका एरिया ज्यादा होता है। इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलास्टिसिटी जो है वो अलग अलग चीजों के अंदर जो है वो वर्क करती है अपने, और उसके अकॉर्डिंग शेप्स बनाई जाती हैं इंजीनियरिंग के अंदर। जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं उसमें इलास्टिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन बार्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने, उसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा हो ताकि वो ज़्यादातर स्ट्रेस को सहन कर सके, स्ट्रेन उसमें ना आए ज़्यादा, इस तरह की चीज़। तो अब अपने एक दो टॉपिक और बचे और कुछ न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।